इवेल्युएशन ऑफ थ्योरी, हम रैमन कैटल की थ्योरी को इवेल्युएट करते हैं। पहले हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे और इसके बाद हम लिमिटेशन की बात। कंट्रीब्यूशन, फॉर डिकेड्स कैटल हैज बीन अमंग द मोस्ट प्रोलिफिक ऑफ टेस्ट डेवलपर्स devoted to the process of constructing, refining and extending his measurement technique. अब बहुत अरसे से कैटल जो थे उनका ये जो काम है टेस्ट डेवलपमेंट का ये हो रहा था और ये शुरू से बहुत जो थे टेस्ट कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये नेचर पर ज्यादा फोकस करते थे, उस पर एम्फेसाइज किया। तो ये ऐसी मेजरमेंट्स बनाने के ख्वाहिशमंद थे कि जिसके थ्रू इंसान की जो एबिलिटीज को टेस्ट किया जाए, उनकी ट्रेड्स को, उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट करते हैं उनको असेस किया जाए, उनको अंडरस्टैंड किया जाए ताकि उसी के अकॉर्डिंगली पर्सन को सजेस्ट किया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा और अपनी जिंदगी को कैसे कामयाब बना सकता है। तो इन्होंने टेस्ट डेवलपमेंट का काम किया और ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन और फिर इसकी रिफाइनिंग, उसकी एक्सटेंडिंग और ऐसी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाई जो हमने पढ़ी हैं, जैसे पी टेक्निक थी, आर टेक्निक है, डीआर टेक्निक है। ये सारे इन्होंने जो इतिहास से इंट्रोड्यूस करवाया, उससे बताया कि इन टेक्निक्स के थ्रू जो है आप किस तरीके से लोगों को असेस कर सकते हैं। तो स्केल को एक कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसके साथ उसकी रिफाइनमेंट का काम करना, फिर बाजू का ऐसा होता है कि कुछ आइटम्स जो होते हैं वो आपको एक्सक्लूड करने होते हैं, फिर आपने कुछ आइटम मजीद डालने होते हैं, आपने उसको एक्सटेंड करना होता है और फिर ये सारा जो काम है ये बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, बड़ा हेक्टिक काम होता है। लेकिन ये कैटल का एक बहुत बड़ा कारनामा, उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस एरिया में काम किया और जो है वो एक मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए कि जिनके थ्रू आप लोगों की पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रू टू हिज एम्पिरिसिस्ट नेचर एंड हिज इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव ओरिएंटेशन, कैटल began with the most basic elemental reflection of personality trait, descriptive words of the English language. अब ये जो थे एम्पेरिकल बेस्ड काम करने के कायल थे, फैक्ट्स और फिगर्स को लेकर काम करना, कि फैक्ट्स फाइंड आउट कर, एविडेंसेस कलेक्ट करें लोगों के हवाले से, कि आप लैब में काम करें, आप टेस्टिंग करें, आप जो है इस तरह लोगों को असेस करें कि आपके पास एविडेंसेस हों। तो ये इस नेचर के थे, इनकी ओरिएंटेशन ही यही थी। फिर इसके साथ उन्होंने जो इंडक्टिव हाइपोथेटिको डिडक्टिव और जो है इन्होंने एक स्पाइरल की बात की थी और इसके थ्रू उन्होंने वर्क किया। ये भी बड़ा एक हेल्पफुल मेथड है और कि आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले आप जो है वो इंडक्टिव अप्रोच यूज करें। ये नहीं कि पहले एक हाइपोथेसिस फ्रेम कर लिया और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और रिजल्ट आया और आपने पर्सन के बारे में बता दिया। इस तरह आप पर्सन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, एक इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि आपको इंडक्टिव अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू आप चीजों को देखें और फिर आप उसको सर्च करें, डाटा आएगा, फिर उस डाटा पर बेस करके फिर आप हाइपोथेसिस बनाएं और फिर उसको टेस्ट करें, फिर उस डाटा को लेकर आए, फिर वो जो डाटा है उसको फिर यूटिलाइज करते हुए पर्सन को जो है वो अंडरस्टैंड करें। तो इस ओरिएंटेशन के साथ जब इन्होंने काम किया, चीजों को टेस्ट किया, तो इन्होंने पर्सनालिटी के हवाले से बड़ी जो है ना उनके बेसिक चीजों को एक्सप्लोर किया और ट्रेट को डिस्क्राइब किया, ऐसे वर्ड्स दिए कि जो बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, उनके थ्रू उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को, उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बात की और जो है वो बेसिक चीजों को डिस्कस किया और मंजर-ए-आम पर लेकर आए और लोगों ने उसे अंडरस्टैंड किया और यूज। He reduced 4500 trade words from the comprehensive list produced by Jordan Alport and his colleague Albert to 160 synonym groups. अब वो जो कॉम्प्रिहेंसिव एक लिस्ट थी जो जॉर्डन एल्पोर्ट ने बताई थी जो ट्रेड को लेके, वो तकरीबन 4500 जो थे वो वर्ड्स थे। इन्होंने उसको जो था लिया और उसमें से जो थी उसको फर्दर 160 सिनोनिमस ग्रुप्स में उसको कंसीडर किया और उसको जो है रिड्यूस किया, उसके साइज को रिड्यूस किया, क्योंकि कम से कम जो है उसको करने की कोशिश, क्योंकि ये वैसे भी वक्त के साथ होता है। आपने बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे देखे होंगे जो फर्स्ट वर्जन आता है तो उसके 500 आइटम्स होते हैं, 400 आइटम्स, फिर सेकंड आता है, थर्ड आता है, तो वो ब्रीफ भी आते हैं, ब्रीफ वर्जन भी आते हैं। तो उन्होंने भी उन ट्रेड्स को, उन वर्ड्स को लेकर उसको रिड्यूस किया और उसको जो है मजीद कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की। वो जो लिस्ट थी ट्रेड, these groups were regarded as surface cluster and were eventually reduced to 170
one terms by eliminating synonymous. अब इन्होंने जो ग्रुप थे, जो 166 नॉर्मल ग्रुप्स लिए थे, उन ग्रुप्स को ना सरफेस क्लस्टर का नाम दिया। हमने सरफेस ट्रेट की बात की ना कि जो आपकी ऑब्वियस होती है, जो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाती है चीजें, वो सरफेस ट्रेट कहलाती हैं, जबकि जो सोर्स ट्रेट होती है वो अंडरलाइन फैक्टर के तौर पे वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पे सरफेस क्लस्टर पूरे वो जो थे वो ग्रुप्स को बाकायदा क्लस्टर का नाम दिया। और फिर इन्होंने उसमें से भी जो सिनोनिम्स थे उनको एलिमिनेट करने के बाद 171 जो थी वो टर्म्स जो थी फिक्स की। द 171 ट्रेट्स एलिमेंट्स वर इंटरकोरिलेटेड एंड 36 क्लस्टर ऑफ कोरिलेशन वर आइसोलेटेड। अब ये भी जो थे 171 जो ट्रेट एलिमेंट्स जो उन्होंने वो देखे, वो भी इंटरकोरिलेटेड थे। जो कोरिलेशन एक होती है, इंटर आइटम कोरिलेशन भी होती है, उसको भी देखा। और 36 क्लस्टर जो थे उनकी भी कोरिलेशन को अलग से थे। These clusters were called surface traits। अब ये जो क्लस्टर थे इनको उन्होंने सरफेस ट्रेट का नाम दिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये होती क्या है सरफेस ट्रेट्स। 10 more were later added to make a total of 46 surface traits। अब उसमें इन्होंने बाद में जो 10 थी उनको मजीद ऐड किया और 46 जो थी वो सरफेस ट्रेट जो थी वो सामने आई, जो कैटेल ने सजेस्ट। इवेंचुअली मच रिफाइनमेंट yielded the 16 primary factors of the now famous 16 personality factor test और 16 PF। अब आखिरकार उसको रिफाइन करते करते बात इस तक पहुंची कि 16 प्राइमरी फैक्टर्स आ गए, जिनको अब जो है वो 16 पर्सनालिटी फैक्टर कहा जाता है। ये 16 PF बाकायदा टेस्ट है जो यूज होता है, एक बाकायदा स्केल है जिसके थ्रू आप जो है लोगों की पर्सनालिटी को, उनकी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। A 16 scale test of adult personality measure in terms of 16 sources traits। अब ये जो 16 PF है, ये पर्सनालिटी इन्वेंटरी एडल्ट पर आप इसको यूज करते हैं और इनको 16 सोर्स ट्रेट के तौर पर फाइंड आउट करते हैं, मेजर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की उनकी 16 सोर्स ट्रेट उनमें मौजूद। The final 16 PF was based on responses of 10,000 people। और जो फाइनल 16 PF इन्होंने बताया जो मार्केट में आया वो बेस करता था तकरीबन 10,000 लोगों के रिस्पॉन्सेस पर। यानी इतनी बड़ी उन्होंने एक पॉपुलेशन पर जो है वो ये इसको एडमिनिस्टर करके उसके जो है वो उनकी जो है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप। Later versions were developed for use at elementary, junior and early high school level। बाद में इन्होंने इसके वर्जन भी दिए और वो वर्जन जो थे वो एलिमेंट्री स्कूल लेवल पर, जूनियर हाई स्कूल लेवल पर आप जो है वो उसको एडमिनिस्टर करके जो स्टूडेंट्स हैं और जो इस एज के लोग हैं उनकी आप पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट को देख सकते हैं। और ये बड़ी बेनिफिशियल है एक चीज कि अगर आप जो है वो स्कूल लेवल पर, एलिमेंट्री, जूनियर, हाई स्कूल लेवल पर भी अगर आप लोगों की, बच्चों की पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों को कैरियर से रिलेटेड गाइडलाइन दे सकते हैं। ऐसे बच्चे गाइडेंस के साथ जो है वो बेस्ट कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ से। इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री 16 PF हैज सर्व्ड एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग अबाउट एम्प्लॉय सिलेक्शन, एफिशिएंसी, टर्नओवर एंड प्रमोशन। अब 16 PF की जो एक वर्थ है वो ये भी है कि ये बिजनेस और मार्केटिंग, बिजनेस इंडस्ट्री में भी बहुत इसको जो है यूज किया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लेने होते हैं कि हमने किस तरह के लोगों को हायर करना है और उनकी एफिशिएंसी को चेक करना है, हमने प्रमोशन भी देखनी है, हमने टर्नओवर भी देखना है। ये सारी चीजें होती है क्योंकि एक इदारा जो है वो उसी वक्त सक्सेसफुली वर्क करता है जब एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता है अपने एम्प्लॉइज के हवाले से, उनके पास बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे एम्प्लॉइज की पर्सनालिटी ये है, इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी वीकनेस है और उन्होंने डिफरेंट काम लेने होते हैं। आप एक इदारे में देख लें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी को अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग आ जाते हैं, एकेडमिक डिपार्टमेंट अलग हैं। फिर आप देखें कि कोई स्टेट मैटर को डील कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स के इश्यूज को डील कर रहा है, कोई फीस से रिलेटेड इश्यूज को देख रहा है, कोई आपके एनरोलमेंट फॉर्म का काम देख रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई आपका रिजल्ट बना रहा है। तो ये डिफरेंट काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट काम करने के लिए आपको डिफरेंट एबिलिटीज के लोग चाहिए होते हैं। और इसी तरह आपके जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, आपकी कोर्स हो रहे हैं, फिर इसके अलावा सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, इसी तरह कोई एग्जीबिशन हो रहा है। अब ये वैरायटी की एक्टिविटीज हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं और इनके लिए डिफरेंट एबिलिटीज के लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब अगर एक इदारा जो है वो
ऐसे मेजरमेंट यूज करके हायरिंग के टाइम पर स्पेशली एम्प्लॉयज की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर ले, उनकी ट्रेड्स को चेक कर ले, तो फिर उस इदारे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि वो बड़े आराम से अपने इदारे को चला सकता है, लोगों को हैंडल करने में उन्हें बड़ी आसानी होती है, क्योंकि फिर वो जो ट्रेड होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती है, वो बिहेवियर को डिटरमिन करती है, वो आपके इमोशंस को डिटरमिन करती हैं, आपकी फीलिंग्स को करती हैं। तो एक फील्ड में अगर एक पर्सन काम कर रहा है और वो उसकी ट्रेड से मैच नहीं करता, तो फिर उसकी मोटिवेशन भी कम हो सकती है और उसका इंटरेस्ट भी कम हो सकता है, फिर वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब वो उसकी पर्सनैलिटी से चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं, तो वो वहां पर किस तरह जो है वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते। तो ये 16 PF जो है इसको यूज किया जाता है और ये कैटल का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि वो उनके बनाए हुए मेजरमेंट को यूज करके इदारे जो हैं वो अपने काम को बहुत अच्छा करके सामने ला रहे हैं, या इदारे जो है वो बेनिफिट ले। इन एजुकेशन इट हैज aided the in education it has aided the planning of individualized programs for students and the prediction of school achievement। अब अगर एजुकेशन में भी देखें तो यहाँ भी ये जो है ये आपको बड़ा मदद कर सकता है, जो ट्रेड्स को अगर आप मेजर करते हैं। आप जो इंडिविजुअलाइज प्रोग्रामिंग है, स्टूडेंट के हवाले से भी तो हम बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं। एक तो होता है कि आपने डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर दिया, तो वो तो फिर सारे जो डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़े, इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं उस प्रोग्राम के तहत चल रही होती हैं कि जो हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं ताकि स्टूडेंट्स की स्किल पॉलिश हो और वो स्टूडेंट जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन बन के मार्केट में जाए। तो वहां पर भी अगर आप इसको यूज करते हैं, 16 PF को यूज करते हैं, तो प्लानिंग करने में आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स की भी पर्सनैलिटी असेस हो रही है, टीचर्स की तो है, स्टाफ की तो है, लेकिन स्टूडेंट की भी अगर हो रही है, तो वहां स्टूडेंट्स को भी गाइड करने में उसकी पर्सनालिटी से रिलेटेड या उसकी जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उससे रिलेटेड उसको अवेयर करने में भी आसानी होती है। और इसी तरह स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट होती है, यानी अगर जो है स्कूल के स्टूडेंट्स पर किया गया या स्कूल में वहाँ एजुकेशन सेटिंग में, स्कूल सेटिंग में इस स्केल को यूज किया गया, तो उसके बेसिस पर जो प्लानिंग होगी उससे स्कूल की जो अचीवमेंट होगी उसके हवाले से भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्कूल की अचीवमेंट किस पर बेस करती है, स्टूडेंट्स पर करती है। यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट किस पर बेस करती है, स्टूडेंट्स की। जितने काबिल स्टूडेंट्स होंगे उतना अच्छा जो है उन्हें एनवायरमेंट मिलेगा, क्वालिटी का नॉलेज मिलेगा, जितने रूल्स रेगुलेशन के साथ सारी एक्टिविटीज हो रही होंगी वो बेनिफिशियल किसके लिए है, वो स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट्स की जो रेपुटेशन होती है बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन। कैटल्स एबर एंड टेटोस्को Handbook for the 16 PF contains 125 profiles depicting ideal trade levels for various jobs, including sales personnel, airline pilots, mechanics, teachers, school counselors, nurses and electricians। अब जो इनकी हैंडबुक है कैटल की, एबर की और टैक्सुका की, ये क्या है, ये 16 PF के हवाले से है और इसमें एटलीस्ट 25 प्रोफाइल्स बताई गई हैं। अब इसकी वजह से ये जो आइडियल ट्रेड लेवल है जो रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, ये उसमें बड़ा हेल्प आउट कर सकता है कि जैसे सेल्स पर्सनल है कि अगर आपने सेल्समैन को जो है वो हायर करना है, और इसी तरह एयरलाइन के जो पायलट्स हैं उनको हायर करना है, मैकेनिक्स हैं किसी इदारे में चाहिए होते हैं, टीचर्स को हायर करना होता है, काउंसलर होते हैं, स्कूल काउंसलर या किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी इदारे में, नर्सेस हायर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस को हायर किया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है। तो ये वैरायटी की जॉब्स हैं। इन जॉब्स के लिए कौन सी ट्रेड सुटेबल है, किस तरह का लेवल होना चाहिए, वो इन प्रोफाइल से पता चलेगा और बड़ा हेल्पफुल रहेगा अगर इदारे इस जो है हैंडबुक को देखें, पढ़ें और इसमें जो 125 प्रोफाइल्स दिए हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो उसकी हेल्प से इदारों को जो है बहुत बेनिफिट होगा और ये डिसीजन करने में आसानी होगी कि हमने किस तरह लोगों की ट्रेड को, आइडियल ट्रेड को फाइंड आउट करके और उसको अंडरस्टैंड करके हमने लोगों को ये जॉब्स देनी है और ये टास्क उन्हें असाइन करने हैं ताकि वो टास्क जो है वो बेहतरीन तरीके से उसको कंप्लीट कर सके। इन क्लिनिकल सेटिंग्स द 16 PF had aided the diagnosis of people with behavioral problems, anxiety, neurosis, alcoholism, drug addiction and delinquency। अब अगर क्लिनिकल सेटिंग में भी देखें तो 16 PF जो है वो बड़ा बेनिफिशियल है। ये आपको हेल्प करता है कि इसके जरिए भी आप जो है बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ लोग होते हैं तो उनको डायग्नोज करने में भी बड़ी है। और ठीक है, ये उसको तो डिजीज को तो नहीं करता, लेकिन जो ट्रेट है उसका लिंक बता रहा होता है इसके साथ।
एंजाइटी है, न्यूरोसिस के प्रॉब्लम्स हैं, फिर इसी तरह अल्कोहलिज्म है, ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम्स हैं, डेलिंक्वेंट बिहेवियर है। तो ये वैरायटी के प्रॉब्लम्स के साथ लोग क्लिनिकल सेटिंग में आते हैं, साइकोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं और इनकी ट्रीटमेंट करने से पहले इन्हें डायग्नोज करना जरूरी होता है। तो 16PF का यहाँ भी एक रोल नजर आता है, उसको माना जाता है कि अब अगर आप इस स्केल को भी यूज करें तो उनकी ट्रेड्स को फाइंड आउट करके, उनकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करके आप उनके जो प्रॉब्लम्स हैं जो नजर आ रहे हैं, अपरेंट इश्यूज जो नजर आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, डिसऑर्डर है, उसको समझने में भी आसानी होगी और उनको डायग्नोज करने में भी आसानी होगी। और इसी तरह ये ट्रीटमेंट में भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि अगर आप उनकी ट्रेड को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उनके ट्रेड रिलेटेड जो बिहेवियर्स हैं, उनके रिस्पॉन्सेज हैं, उनकी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो भी बड़ी आपको डेप्थ में समझ आते हैं। तो फिर आप उनको डायग्नोज करने के बाद उनकी जो है वो उनको मैनेजमेंट भी सिखा सकते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उनकी थेरेपी के सिलेक्शन में भी ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। इट ऑल्सो हैज बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन पर्सनालिटीज ऑफ मैरिड कपल सीकिंग काउंसलिंग। अब क्लिनिकल सेटिंग में या काउंसलिंग सेंटर में बहुत से लोग आते हैं अपने मैरिटल इश्यूज के साथ, कपल्स भी आते हैं, उनके आपस के झगड़े, उनकी फैमिली के इश्यूज होते हैं। अब ये इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि कपल के दरमियान डिफरेंसेस होते हैं पर्सनालिटी वाइज। उनकी दोनों की, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों की पर्सनालिटी डिफरेंट है, तो पर्सनालिटी डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी मोटिवेशन में भी डिफरेंस होगा, उनके इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होगा और उनकी एक्टिविटीज भी डिफरेंस होंगी। अब यहीं से झगड़े शुरू होते हैं। ज्यादातर जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो उनकी वजह यही होती है कि जो पर्सनालिटी का डिफरेंस आ रहा होता है, एक लाइफ स्टाइल का डिफरेंस आ रहा होता है, वो इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है कि जो है एक साथ रहना उनको मुश्किल लगता है और फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि रोज के झगड़े, आए दिन की लड़ाई और झगड़े, और पूरा एक इन्वायरमेंट जो है, फिर पूरा जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और जो बच्चे हैं और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो अक्सर कपल्स के दरमियान जो झगड़ा रहता है वो सिमिलैरिटी डिफरेंस की वजह से होता है। अगर आप उनकी कैटेल के बनाए हुए जो मेजरमेंट्स है उनको यूज करते हुए अगर आप उनकी पर्सनालिटी को असेस करें, 16PF को भी यूज करें और आप देखें तो कपल्स के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि कहाँ डिफरेंस कहाँ है, उनमें सिमिलैरिटी है नहीं है, डिफरेंस है नहीं है। और उन्हीं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए आप उन कपल्स को गाइड भी कर सकते हैं, उनको बेहतर सोल्यूशन बता सकते हैं और उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि बेसिकली उनके दरमियान जो झगड़ा है वो उनकी पर्सनालिटी डिफरेंस की वजह से है। वो वैसे एक दूसरे के साथ नेगेटिव नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी ट्रेड्स हैं और ट्रेड्स की वजह से उनका ये एटीट्यूड सामने आ रहा है, तो वो इस चीज को समझें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो वहां पर बहुत से कपल्स के दरमियान आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करवा सकते हैं। Another Cattell's contribution involves identification of trends in personality development from childhood through adult. अब कैटल का एक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिस तरह होती है चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक हो रही होती है, तो डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं कि जाहिर है आप एक बच्चा है 5 इयर्स का, तो फिर उसकी इंटरेस्ट, उसकी प्रायोरिटीज और उसकी मोटिव्स डिफरेंट होंगे। फिर वो एडोलेसेंट फेज में जाता है, फिर और डिफरेंट होगा, फिर एडल्ट लाइफ में जाता है, वहां डिफरेंट होगा। तो कुछ डिफरेंट ट्रेंड्स आपको नजर आएंगे, पर्सनालिटी से डेवलप हो रही होती है। इसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है और कैटल ने इस पर भी बात की कि यहाँ थ्रू आउट जो पर्सनालिटी डेवलप की है वहां पर जो जिस तरह के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी अगर होती है तो आप पर्सनालिटी को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपको ये समझ आ सकती है कि एक पर्सन जो है वो किस तरह ग्रो करता है। नॉलेज ऑफ एज ट्रेंड्स परमिट्स द प्लॉटिंग ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ कर्व। अब आप यहाँ पे जब एज ट्रेंड आपको पता चलेगा तो आपके पास एक कर्व आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ कर्व होगा, उससे आपको पता चलेगा कि ये ग्रोथ जो है इस पर्सन की कैसे हुई है और किस तरह हो रही। Comparison can then be made between individuals within a given age group and between groups of person different ages, gender. अब आप उस स्टैंडर्डाइज्ड ग्रोथ कर्व की हेल्प से कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि एक एज ग्रुप में
किस तरह के ट्रेंड्स हैं, डिफरेंट एज के लोगों के दरमियान में कंपैरिजन कर सकते हैं और जेंडर की बेस पर भी कर सकते हैं। यानी एक बच्चा है, एक लड़की है, एक लड़का है, तो वो किस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, आप उस दौरान भी उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और आप सेम जो है वो सेक्स के दरमियान और डिफरेंट एज के लोगों को लेकर भी आप उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ को देख सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस। रिजल्ट्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन सेवरल बाइसिंग इन्फ्लुएंसेस, so researchers never get anything out of it they cannot put there in the first place। अब यहाँ पर देखें कि जो फैक्टर एनालिसिस है, जो इन्होंने एक बताई थी, एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप फैक्टर एनालिसिस के जरिए आप बाकायदा पर्सन की पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बायसनेस इन्वॉल्व है, बहुत से जो है इन्फ्लुएंस आता है कि जब आप उसको फैक्टर्स को मर्ज करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं, तो वहां पर बाइसिंग इन्फ्लुएंसेस के चांसेस होते हैं, और ये डिपेंड करता है, ये बहुत हद तक उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसलिए रिसर्चर को इससे उस तरह फायदा नहीं होता कि इसको जो है वो अहमियत दें या इससे इसको यूज। कैटेल 16PF वर्क इन्वॉल्व अ थर्ड मेथड दैट अलाउज फैक्टर्स टू बी डिपेंडेंट और कोरिलेटेड टू वन अनदर। दिस प्रोसीजर मेक द फैक्टर्स इम्प्योर। अब वही बात है कि जो इनका 16PF का काम है, ठीक है, वो अपनी जगह एक सिग्निफिकेंट है काम, लेकिन वो थर्ड मेथड के तौर पर अलाउ करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स जो होते हैं जो उन्होंने डिस्कस की डिपेंड कर रहे हैं दूसरे फैक्टर्स पे, और फिर ये एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे या दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, तो फिर ये मेथड जो होगा, ये फैक्टर एनालिसिस का ये प्रोसीजर प्योर तो नहीं रहेगा, ये तो फिर इम्प्योर हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर तो दूसरे फैक्टर्स का असर हो रहा है। तो आप इसको कैसे क्लियर करेंगे और किस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं जो रिजल्ट आपके पास आएगा, और उस रिजल्ट की बेसिस पर आप एक पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसीजर ही इम्प्योर है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो किस तरीके से वैलिड कंसीडर किया जाए। Factor analysis only partially reduces the amount of subjective judgment involved in an answering questions about what and how many dimensions are present in personality। अब जो factor analysis करते हैं उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्व है। उसको अगर रिड्यूस भी कर रहे हैं तो वो पार्शियली कर रहे हैं, कंप्लीटली तो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डिपेंडेंट है, जब फैक्टर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो वहां पर तो फिर सब्जेक्टिविटी आ गई है, तो फिर वहां पर वो प्योरिटी तो नहीं है। इस वजह से जो है वो बहुत से ऐसे आंसर्स होते हैं जो पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं कि अगर एक क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं कि व्हाट एंड हाउ मेनी, तो ये भी तो डायमेंशन है जो पर्सनालिटी में इन्वॉल्व है, तो फिर इसको क्लियर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। सब्जेक्टिव जजमेंट है कि अगर व्हाट की कोई आंसर कर रहा है तो वहां जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। इसी तरह हाउ मेनी को अगर कोई आंसर कर रहा है तो वहां भी जरूरी नहीं है कि ना ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहे, वहां पर बाइसनेस आने के चांसेस हैं और सब्जेक्टिविटी और आने के चांसेस हैं। Sometimes items entered into factor analysis are subjectively or arbitrarily chosen। अब जो आइटम्स फैक्टर में डाले जाते हैं एनालिसिस करने के लिए, वो या तो सब्जेक्टिवली ले लिए जाते हैं या अपनी मर्जी से ले लिए जाते हैं, यानी वो ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए नहीं लिए जाते हैं। तो वहां पर ये चीज है, अगर आप मर्जी से फैक्टर्स को, आइटम्स को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वहां पर जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो है वो बाइसनेस को कंट्रोल करके किया है। तो वहां पर कहीं ना कहीं तो ये इन्फ्लुएंस ऐसा आ रहा है कि जिसकी वजह से वो एनालिसिस जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सब्जेक्टिविटी इज परहैप्स द मोस्ट सीरियस। अब ये सब्जेक्टिविटी है, ये बहुत सीरियस एक मैटर होता है, जहां पर पर्सन की अपनी फीलिंग्स, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो चीजों को प्रेजेंट करता है, तो वहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। तो अब अगर इस तरह की चीजें भी इस पर असर डाल रही हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो मेथड जो है वो पूरा इम्प्योर हो गया, जैसे हमने पहले कहा। Cattell's work with heritability is at best controversial. She adopted a seemingly more complex method for estimating heritability, one that he regards as among his major achievements, MAA, multiple abstract variance analysis। अब कैटेल का जो वर्क था हेरिडिटी पर, उस पर
काफी वो जो है वो डिबेट होती है और उसको कंट्रोवर्शियल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो मेथड इंट्रोड्यूस कराया वो जरा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, जो हेरिडिटी को हेरिटेबिलिटी को मेजर कर रही है कि अगर आप एक चीज जो है वो मेजर कर रहे हैं कि एक स्किल को भी देख रहे हैं और वो स्किल आपको लगता है कि वो जेनेटिकली जो है उस पर्सन के अंदर आई है, ट्रांसफर उसने इनहेरिट की है, तो फिर वहां पर कुछ चीजों को, कुछ मामलात को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो उन्होंने, ठीक है, एक मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस है, इसको एक अचीवमेंट कंसीडर किया जाता है, उन्होंने किया है अपने इस काम को, लेकिन वो जो एस्टिमेशन है रिलेटेड टू हेरिडिटी वो कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दे रही है कि आप कब और कितनी चीज को एक पर्सन की उसकी जीन से एसोसिएट करेंगे और किस चीज को किस हद तक आप जो है वो उसके एनवायरमेंट से एसोसिएट करेंगे। इट इज अ रिसर्च डिजाइन फॉर डिस्कवरिंग रिलेटिव इन प्रोपोर्शन ऑफ एनवायरमेंटल वर्सेस हेरिडिटी इन डिटर्मिनेशन फॉर पर्सनालिटी ट्रेट। अब यहाँ पर ये रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन को डिस्कवर करता है, ये मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट वेरिएंस एनालिसिस इन्होंने कहा कि भाई आप यूज करके आप एक पर्सन की जो उसकी जो पर्सनालिटी आपके सामने आ रही है उस हवाले से आप डिस्कवर कर सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन एनवायरमेंट का है और कितना हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस। कैटिल डिक्लेयर दैट स्टेट एंड ट्रेट आर डिफरेंट। अब कैटिल जो है उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है और ट्रेट है वो डिफरेंट होती है, यानी ट्रेट तो वो जो आपकी जेनेटिकली आपने जो चीजें इनहेरिट की बोन आपकी करेक्टरिस्टिक्स है, आपकी क्वालिटी है, और जो स्टेट है वो सिचुएशनल होती है और वो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो। He acknowledged the lack of a clear distinction by referring to the fact of there being no absolute distinction between traits and states। अब इन्होंने बात तो की स्टेट एंड ट्रेट की कि ये दोनों में फर्क होता है, क्योंकि एक हेरिडिटी को और रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरे एनवायरमेंट को रिप्रेजेंट, तो स्टेट और ट्रेट जो है उनमें फर्क है, लेकिन ये खुद भी इस चीज को मानते हैं कि इनमें कोई क्लियर डिस्टिंक्शन सामने नहीं आई कि जो है वो पता चले कि ये एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन है ट्रेट में और स्टेट में, उसमें जो वहां से फर्क कर सके, क्लियर कर सके कि हाँ ये ट्रेट है और ये स्टेट। He always continued to refer to trait as stable and state as transitory, without saying how stable a personality entity must be before it is considered a trait rather than a state। अब ये हमेशा से ये चीज कहते रहे कि भाई ट्रेट जो होती है वो स्टेबल होती है, यानी ट्रेट चेंज नहीं होती, वो जैसी है वैसी रहेगी। अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो एक्सट्रोवर्ट ही रहेगा, अगर कोई हम्बल है तो वो हम्बल रहेगा, ठीक है, उसकी डिग्री में फर्क आ जाता है, कम या ज्यादा होता है, लेकिन वो रहेगा। आप उसको खत्म नहीं कर सकते और ना ही उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं कि अगर एक पर्सन 40% एक्सट्रोवर्ट है, एक पर्सन के अंदर ये ट्रेट है तो वो 40% ही रहेगा, आप उसको बढ़ाकर 80% तक नहीं लेके जा सकते और ना ही आप उसको कम करके 10% तक लेके जा सकते। मतलब उसकी ट्रेट जितनी है वो उतनी है, जितनी इनहेरिट उसने चीज की है वो उसमें रहेगी। हाँ, आप ये होता है कि वक्त के साथ अपने बिहेवियर्स को मैनेज करना सीखते हैं और उसके लिए भी फिर आपको लाइफ टाइम मैनेजमेंट जो है वो सीखनी होती है। और स्टेट जो वो ट्रांजिटरी होती है कि जाहिर एनवायरमेंट से एसोसिएटेड है। अब जैसे आपका एक ट्रेट एंगर होता है और एक स्टेट एंगर होता है। ट्रेट एंगर क्या होगा, एंगर आपके अंदर है और वो रहेगा, गुस्सा है क्योंकि ट्रेट में है गुस्सा, ट्रेट आपकी ऐसी है कि आपको गुस्सा आता है और आएगा। अब स्टेट क्या है कि सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है, तो जाहिर जो सिचुएशनल फैक्टर्स होंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगे, वो तो ट्रांजिटरी हो सकता है, तो उसमें कोई चीज कम या ज्यादा तो हो सकती है, वो खत्म हो सकती है, मैनेज हो सकती है। तो इन्होंने हमेशा से बात की कि ये जो ट्रेट है वो स्टेबल रहती है जबकि स्टेट है वो ट्रांजिटरी फॉर्म में होती है, लेकिन ये इसको क्लियर नहीं कर सके कि जो है एक पर्सन का अगर स्टेबिलिटी है वो पर्सनालिटी एंटिटी है, तो वो इससे पहले कि हम उसको ट्रेट कंसीडर करें ना कि स्टेट कंसीडर करें, तो वो किस हद तक थी, वो कितना एक पर्सन जो था वो कितना उसकी पर्सनालिटी स्टेबल है, उसको ट्रेट कंसीडर करने से पहले मतलब क्लियर नहीं कर सके कि आप अगर स्टेट नहीं भी कंसीडर कर रहे हैं तो आप ये तो बताएं कि किस हद तक वो स्टेबल है, किस हद तक हमें उसको कंसीडर करना चाहिए और किस हद तक उस ट्रेट को अहमियत देनी चाहिए कि ये जो है वो स्टेबल है या पर्सन हमेशा से स्टेबल था, ये कब से स्टेबल है, कितने अरसे से स्टेबल है और किस तरह स्टेबल, किस तरह, हाउ, जैसे हमने पहले बात की व्हाट एंड हाउ, तो हाउ में भी आपको देखना होता है कि उसकी जो एंटिटी है वो किस तरह स्टेबल होनी चाहिए या होती है, कि आप इसको इससे पहले कि आप इसको कहें कि ये वाकई एक ट्रेट है या स्टेट है। तो इस हवाले से इनका जो था वो क्लियर नहीं था पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ऑब्जेक्शन का
बाइस बना इनकी थ्योरी के हवाले से। अब ये तो थी कैटेल की थ्योरी, सारे आपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़े और लास्ट लेक्चर में आपने इनकी बायोग्राफी भी पढ़ी थी, इनका पर्सपेक्टिव भी पढ़ा ह्यूमन बीइंग के हवाले से। फिर अब इस लेक्चर में ट्रेड्स हमने डिफरेंट पढ़ी और फैक्टर एनालिसिस के हवाले से पढ़ा और इनकी थ्योरी की इवैल्यूएशन भी हमने देखी कि इनके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी बात की। आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन है, ऑब्जर्व पीपल इन योर सराउंडिंग्स एंड सी हाउ पीपल यूज देयर क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड एबिलिटी टू डील अ सिचुएशन इन डेली लाइफ। अब अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें और ये आइडेंटिफाई करें कि लोग डेली लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, डिफरेंट के मामलात होते हैं, बहुत से काम भी वो कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी ने उन्हें असाइन की होती है जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो अपनी क्रिस्टलाइज और फ्लूइड एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस सिचुएशन को डील करने के लिए, और वो जो टास्क उनके सामने उसको कंप्लीट करने के लिए क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस को कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, कैसा उसका इस्तेमाल। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स इन द क्लास टू बी डिस्कस इन डिटेल। आप प्रेजेंट जो रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उनको लेकर आइएगा क्लास में और उन्हें डिटेल में डिस्कस करें।